Desperate times call for desperate measures. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर यह जुमला कितना सही बैठता है, इस पर एक चर्चा तो बनती ही है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट है, ऐसा क्यों? तो जनाब, सत्ता का नशा एक रूहानी सफर नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति या गुट या राजनीतिक पार्टी एक तेज तर्रार अरबी घोड़े की सवारी कर रहा हो। वो रोमांच, वो स्पीड, वो थ्रिल, उसका कोई जोड़ो नहीं है। घुड़सवार भले ही थक जाए, उसका शरीर चूर चूर हो जाए, लेकिन मन नहीं भरता। सत्ता का नशा कुछ ऐसा ही है। इस नशे का सेवन भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोलकर 2014 से किया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, पूरे संघ परिवार ने इस अरबी घोड़े की जबरदस्त सवारी की है। जब भी इस घोड़े से उतरने का आशय मात्र भी सामने आता है, तो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, सत्ता के चाटुकार, सत्ता के कारोबारी और सत्ता से जुड़े पत्रकार सभी हाय तौबा करने लगते हैं। आज तक कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दूसरी पार्टी ने 10 साल सत्ता का बेलगाम सुख नहीं भोगा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक कोई जादुई करामात न होने की वजह से सत्ता पक्ष में व्याकुलता है, छटपटाहट है। कहीं सत्ता चली गई तो यही डेस्परेशन की वजह है। ठीक वैसे ही जैसे 1975 में इंदिरा गांधी की छटपटाहट थी सत्ता में बने रहने की। यह बात मनमोहन सिंह की सरकार पर इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि रिमोट कंट्रोल वाली उस सरकार को गिराने का इंतजार या गिरने का इंतजार तो खुद कांग्रेस कर रही थी साहब। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक तीर चला रही है। कोई ना कोई तो निशाने पर लगेगा ही। 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं। उनमें से 3 में मामला बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा साहब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बेहतर है। मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है। राजस्थान में हवा तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन नेतृत्व को लेकर घमासान ने हवा को बेदम कर रखा है। तेलंगाना में गुंजाइश नहीं है और मिजोरम से उत्तर भारत में कोई हवा बनती नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आसार ठीक नहीं है। लिहाजा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली जनसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। सरकार ने तुरंत लॉ कमीशन का गठन भी कर दिया। करीब 10 दिनों तक सुर्खियां बनती रही, लेकिन फिर यह बात सामने आई कि देश के 17% ट्राइबल और करीब 18% दलित यूसीसी पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिखेंगे। जैसे देश से सीएए और एनआरसी का मुद्दा आया और गधे की सींग की तरह गायब हो गया, वैसे ही फिलहाल यूसीसी गायब है। इस बीच संसद में मणिपुर के मुद्दे पर घमासान छिड़ा। सरकार ने विपक्ष को खूब धोया। 23 बिल बिना बहस के पास भी करा लिए और फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक से ठीक पहले या यूं कहें कि ठीक उसी दिन संसद के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया। शाम के बाद से इंडिया गठबंधन की खबर गायब हुई और विशेष सत्र ने सुर्खियां बटोरी। इससे पहले कि इंडिया वाले कुछ नया करते, वन नेशन वन इलेक्शन की सूत्रों से जानकारी सामने आई और बहस का मुद्दा बन गई। अगले ही दिन पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी की घोषणा कर दी गई। लेकिन वन इलेक्शन वन नेशन के लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे, जिनमें से कई तो चुनौतीपूर्ण होंगे। जैसे आर्टिकल 83(2) और 172 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे तो चुनाव 6 महीने पहले कराने की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार बीच में ही किन्हीं वजहों से गिर जाएगी तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा? इसका जवाब ढूंढना है। दूसरा, आर्टिकल 1 में यह लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के संविधान ने वन इंडिया की संज्ञा कभी नहीं दी। क्या वन इंडिया वन इलेक्शन संविधान की मूल भावना के साथ खड़ा दिखेगा?
अगर विपरीत दिखा तो सुप्रीम कोर्ट वन इंडिया वन इलेक्शन को निरस्त कर देगा। तीसरा, 1967 के बाद से देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जरूरत के मुताबिक अपने अपने क्रम से कराए गए। इससे राज्यों की जनता और पूरी देश की जनता को अपना असंतोष जाहिर करने का अलग अलग मौका मिला। राजनीतिक दलों को भी समझ में आया कि कब जनता नाराज है और कब किसी एक दल के समर्थन में। क्या वन नेशन वन पोल असंतोष के रास्ते बंद कर देगा? इसका जवाब ढूंढना है। चौथा मुद्दा यह है कि बताया जा रहा है कि वन इलेक्शन वन नेशन चुनाव कराने में इलेक्शन कमीशन को बड़ी सहूलियत देगा, खर्च भी कम होगा। अब कुछ आंकड़े आपके सामने। बीते 5 साल में चुनाव आयोग ने तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए चुनाव कराने में पूरे देश भर में खर्च किए हैं, लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक। यानी कि 27 रुपए प्रति व्यक्ति चुनाव आयोग का खर्च है चुनाव कराने में। साथ ही 5 दिनों से जो विशेष सत्र की बात कही जा रही है जो शुरू होगा, उसमें संविधान के कितने संशोधन सार्थक और व्यापक तरीके से कराए जा सकेंगे, जो संविधान की मूल भावना को बचाए रख सकने में सफल हो। क्योंकि कई संशोधन तो ऐसे हैं जिसमें सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी और अंत में कई संशोधनों को बहुतायत राज्यों से पारित कराना होगा। देश में 16 ऐसे राज्य हैं फिलहाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स वन नेशन वन इलेक्शन को पास करेंगे? जाहिर है इनमें से किसी भी मुद्दे पर अगर ना होती है तो फिर यह पूरा मामला जस का तस रह जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी बात सामने रखी ही नहीं है। पते की बात तो यह है कि संसद के विशेष सत्र की जानकारी भी एक ट्वीट के जरिए संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी थी। विपक्षी पार्टियों में से किसी से सरकार ने बात नहीं की। विशेष सत्र का एजेंडा 12 सितंबर के बाद सामने रखा जाएगा, क्योंकि अब तक विशेष सत्र विशेष परिस्थितियों में या विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए बुलाया गया था। मसलन राष्ट्रपति शासन का एक्सटेंशन। जब भी ऐसा हुआ तो विशेष सत्र का आह्वान किया गया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मसला देश के सामने तो है नहीं। तो विशेष सत्र का मसौदा क्या है, इसके बारे में कौतूहल है। और आइए अब भारतीय जनता पार्टी के तीसरे तीर की बात करते हैं। अचानक से बात शुरू हो गई, देश का नाम बदल देते हैं। हमेशा के लिए अगर इंडिया शब्द ही मिटा दिया जाए और सिर्फ भारत ही बच जाए तो इंडिया वाले क्या करेंगे? यह खबर जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही आपको सकते में डालने वाली भी। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से इस मसले को देश के सामने रखा गया वो बहुत शॉकिंग है। G20 सम्मेलन की पूर्व संध्या पर रात्रि भोज का आयोजन विशेष अतिथियों और देश के जाने माने लोगों के लिए किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से न्योता आया। न्योता में लिखा है प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ भारत, जबकि अब तक हर मौके पर इस तरह के न्योते पर लिखा जाता है प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यह कोई छोटी बात नहीं है साहब। देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ भारत का लिखा जाना सूचक है कि देश का नाम, परंपरा, परिपाठी बदल रही है। वो इसलिए क्योंकि संविधान में आर्टिकल 1 की शुरुआत होती है इंडिया दैट इज भारत, इस शब्द से। जब हिंदी संस्करण संविधान का हम देखते हैं तो उसमें लिखा होता है भारत जो इंडिया है। जब भी हम भारतीय गणतंत्र की बात करते हैं तो क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आज तक रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं लिखा गया। हालांकि भारत और इंडिया के इस्तेमाल पर संवैधानिक तौर पर कहीं पर भी कोई रोक नहीं है। दोनों शब्द इंटरपोलर है, यानी कि कहीं पर भी दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बिना किसी जानकारी के जब देश के प्रधानमंत्री अपनी यात्राओं में यह लिखकर लोगों का आमंत्रित करने लगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, न कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फिर यह शक होता है कि इंडिया गायब क्यों होने लगा है। सवाल लाजमी है साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? किस लिए हुआ है? क्या जनमत की मर्जी से हुआ है
यह एक पार्टी विशेष की यह मर्जी है। परंपराओं की दुहाई देने वाली सरकार ने जनता से इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई साहब? प्रधानमंत्री विदेश की यात्राओं में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख रहे हैं, इस बात की जानकारी G20 के राष्ट्रपति के न्योते के बाद क्यों सामने आई, पहले क्यों नहीं आई? क्या इंडिया की जगह भारत के इस्तेमाल से पूरे देश में हिंदी लागू करने की कोशिश की जा रही है? यह शक भी उठ रहा है। दक्षिण के सभी 5 राज्य, पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्य, इसके साथ साथ उड़ीसा और बंगाल, यहां के लोग अभी सकते में हैं। क्या यह संकेत उनको दिया जा रहा है कि पूरे देश में अब हिंदी ही इस्तेमाल होगी? इसके साथ साथ हमारे जो तमाम आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, हमारा पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, यहां तक कि हमारी करेंसी साहब, नोट पर भी तो लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या अब सब जगह से इंडिया हटेगा? क्या पूरे देश से एक बार फिर से नोट के बदलने का परंपरा परिपाटी शुरू होगी? क्या सभी आई कार्ड बदले जाएंगे? इन तमाम बातों को लेकर तमाम तरह का संशय है लोगों के मन में, जवाब सामने नहीं है। सुर्खियां चरम पर है। पूरे देश में इस बात पर अब रायशुमारी कराई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा जो खुद को सरकार का हिस्सा मानते हैं, चाहे वो थिंक टैंक हो या पत्रकार। और लोग ये पूछने लगे ऐसा कि देश का नाम क्या होना चाहिए? हमारे देश में रेफरेंडम का कोई प्रावधान है ही नहीं, तो देश के नाम को बदला जाना चाहिए, इसके लिए रेफरेंडम, और वो भी ट्विटर पर। जनाब ये क्या कमाल है? लोग पूछ रहे हैं साहब, इंडिया या भारत, ये कोई मैटर ऑफ चॉइस है क्या? क्योंकि संविधान ये चॉइस नहीं देता। संविधान दोनों शब्दों को इस्तेमाल करता है, दोनों नाम को इस्तेमाल करता है, इंडिया और भारत, समय और परिकाल के आधार पर। सपने में भी 26 दलों के गठबंधन ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के मामले उसके सामने आ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बीते 3 महीने में 3 ऐसे तीर फेंके हैं कि विपक्ष और विपक्षी एकता चारों खाने चित दिखाई दे रही है। कोई भी एक तीर जनता के दिल में जगह बना गया साहब, तो 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए पार ही समझिए। और इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ हेडलाइन मैनेजमेंट या आर्ट ऑफ विनिंग अ वॉर। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि कुछ भी करना पड़े, जीतना है इसके लिए कुछ भी गंवाना पड़े, मरना पड़े या मारना पड़े। 2024 में जीत का पताका तो भारतीय जनता पार्टी को ही फहराना है। इसलिए मैंने शुरुआत की थी उस जुमले से जो आपके सामने है, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स।